और अब बात उस खबर की जिसका सरोकार पूरे देश से है, हर आदमी से है। सरकार ने सबके लिए घर का जो सपना बुना है उस पर आज मोहर लग सकती है। अब से तकरीबन 7 साल बाद कोई बेघर नहीं रहेगा, इसी कोशिश में सरकार जुटी हुई है। आज कैबिनेट की बैठक में 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम को मंजूरी मिलने की संभावना है। पूरी खबर और डिटेल्स जानने के लिए बात करेंगे हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से, जो इस वक्त कैबिनेट की इस बैठक के वेन्यू पर मौजूद है। लक्ष्मण, क्या लगता है हाउसिंग फॉर ऑल के सपने पर आज पहली बात तो मोहर लग जाएगी? डिटेल्स आगे आपसे लेते हैं। जी बिल्कुल, मुझे इस बात की पूरी संभावना है कि अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की जो बैठक खत्म होगी और बैठक खत्म होने के बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा कि कैबिनेट ने हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम पर मुहर लगा दी है। और मुहर लगने के साथ ही सरकार इस काम में जुट जाए कि अगले 7 साल तक यानी 2022 तक पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए कि हर परिवार को एक घर हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके लिए आमतौर पे 2 दिक्कतें आती थी। पहली दिक्कत तो यह आती थी, घर थोड़ा सा महंगा होता है तो लोग खरीद नहीं पाते हैं, तो इसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग में छूट देने की बात चल रही है, जिस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है। पहला तो जो स्टाम्प ड्यूटी चुकाया जाता है उस पर कुछ छूट दी जा सकती है। दूसरा जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है उस पर कुछ छूट दी जा सकती है। तीसरी जो दिक्कत आती है वो ये है कि फाइनेंस की दिक्कत आती है, तो इसमें सरकार जो है खासतौर से पीपीपी मॉडल को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, तो पीपीपी मॉडल इसमें अपनाया जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे जो वायबल गैप फंडिंग होता है उसकी कई बार आती है कंपनियों को जो पैसा नहीं लगाना चाहती हैं, तो उसको भी इससे इस सेक्टर को उस वायबल गैप फंडिंग के तहत लाया जाएगा ताकि लोग कंपनियां आसानी से पैसा लगाए। इस मंजूरी मिलने के साथ ही जो हर परिवार को घर देने का सपना था उसकी तरफ सरकार कदम तेजी से आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। जी लक्ष्मण, बने रहिए हमारे साथ और नजर रखिए बैठक का क्या आउटकम निकल के आता है। और अब इस खबर पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। लाइसिस फोरास के एमडी पंकज कपूर साहब मेरे साथ मुंबई स्टूडियो में हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रहेजा डेवलपर्स के सीएमडी और नरेटको के चेयरमैन नवीन रहेजा, और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे केयूएल के सीएमडी पुणे से और क्रेडाई के चेयरमैन ललित कुमार जैन साहब। तो यहाँ पंकज, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ कि बहुत उम्मीद है कि आज ही इस चीज पर मोहर लग जाए, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन पर। 13 लाख करोड़ रुपए की जरूरत बता रहे थे जैसा लक्ष्मण, और ये है कि कुछ इंसेंटिव्स देने की बात कर रहे हैं। वहां पे पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा, साथ में आप रजिस्ट्रेशन पे छूट देंगे और स्टैम्प ड्यूटी पे छूट देंगे। लेकिन क्या इन सब चीजों से आपको लगता है कि हो पाएगी ये चीज पूरी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन हाउसिंग में छूट देना एक बहुत छोटा कदम होगा, अभी इसके लिए बहुत बड़ा करना होगा। देखिए, एक जो अच्छी चीज दिख रही है कि एक तो जो वायबिलिटी गैप के लिए जो पैसा मुहैया कराया है वो अच्छा है, और पीपीपी मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि आज अफोर्डेबल हाउसिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉस्टली लैंड है और कॉस्टली फाइनेंसेस है। अगर आप चीपर लैंड किसी भी तरीके से, कि अगर आज बिल्डर को जो घर बनाने के लिए जो लैंड खरीदनी पड़ती है, अगर वो पीपीपी मॉडल के थ्रू मुहैया किया जाए और साथ में चीपर कैपिटल अगर अवेलेबल किया जाए तो ये काम पूरा हो सकता है। और तो एक बड़ा नोबल कॉज है और इसके ज़रूरत देश को तो है ही है, और इसके साथ साथ इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ये सप्लाई मार्केट में आएगी तो इकोनॉमिक पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि डिमांड फॉर सीमेंट, स्टील, सारी चीज़ें इसके ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंट होती है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे एक बड़ा ही नोबल मिशन है और इसकी देश को ज़रूरत है। आज हमारे पास 18 मिलियन जो है अर्बन सेंटर के अंदर जो है वो शॉर्टफॉल है, और हम शायद हार्डली उसको कैटर कर पा रहे हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो 0.1% ही आज इस जो डिमांड का कैटर हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज भी सामने आता है कि अगर हमको हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक पूरा करना है तो हमें करीब 70% के सालाना कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के हिसाब से सप्लाई करना पड़ेगा, एक जो बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन जरूरत है कि एक शुरुआत करने की, और आपसे मैं सोचता हूँ बहुत बढ़िया बिल्कुल शुरुआत करने की मिशन है। तो आंकड़े वाकई थोड़ा डराते हैं कि आप 70% का सीएजीआर रेट कैसे लाएंगे 2022 तक अगर सबको घर देने हैं, क्योंकि अब एक 1.7 करोड़ यहाँ यूनिट्स की जरूरत है, तो 60,000 की सप्लाई है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी में। एमआईजी सेगमेंट देख लें तो कुल करीब 8 लाख से ऊपर की डिमांड है, 1 लाख के आसपास की सप्लाई है, करीब 99% की शॉर्टफॉल दिख रही है। रहेजा जी,
जब ये सरकार पूरा खाका तैयार कर रही थी तो आप और ललित कुमार जैन साहब जो कि अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो नरेटको से बात की, क्रेडाई से बात की, तो क्या वो समस्याएं सबसे सामने दिख रही थी? क्योंकि जो आंकड़े हैं उनसे देख के तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, तो क्या रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है यहाँ पे? देखिए, मैं एक बात जानता हूं और ये सारी डिस्कशन में बहुत चीज़ें जो हैं निकल के आई हैं हमारी हर एक स्टेज के ऊपर। जो इसका सॉल्यूशन है वो सिर्फ पीपीपी मॉडल से ही हो सकता है। और पीपीपी मॉडल में अगर आपको एम्पावर करना है डेवलपर्स को, तो आपको लैंड जो है सप्लाई, वो चाहे बाई वे ऑफ लैंड बैंक हो और चाहे बाई वे ऑफ इंक्रीज्ड एफएआर और डेंसिटीज और स्ट्रक्चर उसके हिसाब से कंपैटिबल बनाने से हो। जब सबसे पहला पॉइंट जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि अनलिमिटेड एफएआर डेंसिटी, एज लॉन्ग एज सब जो है इंसान जो है, लोग जो हैं, लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए, अच्छे बाथरूम चाहिए, रहने के लिए अच्छे पक्के कमरे चाहिए और वेंटिलेशन चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए, पार्किंग चाहिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए, इन चीज़ देखते हुए हमारे देश को एक इंक्लूसिव सेटअप बनाने की ज़रूरत है कि लोगों के लिए मकान चाहिए, ना कि प्लानर्स के लिए मकान चाहिए या किसी आर्किटेक्ट की विम्स के हिसाब से मकान चाहिए। लोगों की पहले आप ग्राउंड रियलिटी को देख के आप अपना पूरा मैप बनाएं, पूरा प्लान बनाएं। पहला पॉइंट तो ये है। और उसके लिए लैंड मुहैया सरकार करवाए। जो भी बैंक सरकार के पास हैं, जिस रेट पे उन्होंने एक्विजिशन की थी उस रेट के ऊपर जो इनको थोड़ा बहुत नॉमिनल जोड़ना है वो जोड़ लें, क्योंकि ये पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्विजिशन हुई हैं। इनको आप ऑक्शन और मार्केट रेट पे बेचने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके ऊपर जब आप उसको होल्ड करते हैं तो झुग्गी झोपड़ियाँ बन जाती हैं, एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप उसको पब्लिक पर्पस के हिसाब से ही उसी प्राइस के ऊपर आने विद इंक्रीज सप्लाई जी, तो उससे जो होगा आपका जो घर का पर यूनिट कॉस्ट आएगा वो कंट्रोल में हो जाएगा। दूसरा, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा डेवलपर्स के लिए। अभी जो हमें एक साल से लेके 4-5 साल तक जो है वो 30 से लेके कम से कम 50, कई जगह पे 60 एजेंसियों के पीछे भागना पड़ता है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। तो आपको ऑनलाइन लाना होगा। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ी पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि आज इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ निकल कर आएगा या कुछ ना कुछ इसके ऊपर पॉजिटिव स्टेप आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा, इसमें जो मुझे सबसे जरूरी इसमें जो लगता है, मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो स्लम रीडेवलपमेंट के ऊपर अर्बन एरियाज में एक कोई स्पेशल या तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या पैकेज बनाएगी, जहां तक मुझे समझ में आती है। और उसके लिए एक स्पेशल गाइडलाइंस और स्पेशल हेड होल्डिंग की जाएगी। स्लम के लिए क्रेडिट गारंटी या एक तरीके का लोन का सुविधा करना चाहिए, जो हमारा डिस्कशन में बीच बीच में निकल के आया था। हमें लगता है कि उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा जी, क्योंकि स्लम के जो लोग हैं वो अगर उस जगह पे इन सिटू आप उनकी रीडेवलपमेंट भी है तो ये ज्यादातर गरीब लोग होते हैं जो कि सरकारी लैंड के ऊपर जाके स्क्वैटिंग करते हैं जी। इन लोगों को खरीदने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं होते, जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं। तो इनको एक तो जो मकान ये खरीदे उसकी क्रेडिट गारंटी स्कीम कोई गवर्नमेंट शायद लेके आए, और उसके साथ साथ उनको कुछ जो है लोन, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट एजेंसी हो या डेवलपर हो या जो भी हो, लैंड कॉस्ट कोई तो उसको मीट करेगा जी जी। तो अगर आप एट कॉस्ट भी लोगों को ये मीट करते हैं ये रिक्वायरमेंट, तो उनके पास पैसा नहीं है खरीदने। बिल्कुल रैजा साहब, तो ये उस पैसे की अरेंजमेंट जो है वो एट ए सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट जो है देनी पड़ेगी। वाकई सारे वैलिड पॉइंट हैं। बहुत तेजी से झोपड़पट्टी है, स्लम्स की भी संख्या बढ़ रही है और बड़े सारे इश्यूज हैं, लैंड बहुत महंगी है, कैसे आप सब कुछ कर पाएंगे? ललित जैन साहब, जैसा हमने कहा कि आप नरेटको हो चाहे क्रेडाई हो, सब इस पूरे खाका जो तैयार हो रहा था इस सरदार पटेल अर्बन मिशन का, हाउसिंग मिशन का, तो आप सब लोग इसमें अपने अपने सुझाव दे रहे थे। लेकिन जो आंकड़े हैं हमारे पास कि आपको आज जो घरों की जरूरत है और जो पूर्ति हो रही है वो महज 1% है। डिमांड सप्लाई मिसमैच इतना बड़ा है, और जैसा पंकज जी कह रहे थे कि अगर आपको ये पूरा करना है 2022 तक तो 70% का CAGR लेकर पड़ेगा, जो ऐसा तो संभव नहीं लगता। तो कैसे हाउसिंग फॉर ऑल हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, 2022 लगभग इम्पॉसिबल लगता है। $1 ट्रिलियन की जितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, और दूसरा फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स जो है वो इतने बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना बहुत आसान नहीं होगा। पर एक शुरुआत अच्छी हो तो 2022 नहीं 2030 ही सही, क्योंकि कल ही रिपोर्ट आई है
कि 2022 तक 2.5 करोड़ मकान कम पड़ेंगे। अब वो 70% CAGR बहुत कम बताया गया है अगर 2022 तक वो अटेन करना है, तो ये हम CAGR के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन 4 रिफॉर्म जो बेसिकली जरूरी है, जिसके बिना ये नहीं होगा। दूसरा, सेंटर स्टेट का एक कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि जो सेंटर बताए वो स्टेट माने ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये इन सिंक लाना पड़ेगा। तो ये बैकबोन लगेगा इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा लगता है कि मैंने जो मिनिस्टर साहब को सुना, उसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में विरोधी पक्ष के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब यहाँ बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे डायनामिक डिसीजन लेने पड़ेंगे। 1998 में जो एक बड़ा पॉजिटिव मूव राम जेठमलानी जी ने लिया था और अटल बिहारी बहुत ब्लेसिंग थी उसमें, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ये डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी। और मैं समझता हूँ अब राह देख रहे हैं, तो कितना सुझाव हमारा लिया है वो मालूम पड़ जाएगा। जी चलिए, तो यहाँ पर अब चूंकि इस वक्त कैबिनेट की बैठक जारी है और अभी फिलहाल कोई आउटकम नहीं निकल कर आया है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कोई आउटकम निकल कर आएगा और कम से कम इस हाउसिंग फॉर ऑल मिशन पे तो मोहर लग जाएगी। उसके क्या फाइन प्रिंट्स होंगे, क्या फाइन डिटेल्स होंगे, उस पर एक बार चर्चा के लिए फिर लौटेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने बेहद महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर बजट से क्या चाहता है इनकम टैक्स भरने वाला आम आदमी, सुनाएंगे आपको टैक्स